और अब हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आर्किटेक्ट हैं आंचल के चौधरी जी, जो कि प्रेसिडेंट है आईपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इंदौर, सनवेर और झाबुआ से। मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। आंचल के चौधरी मध्य प्रदेश के प्रख्यात शिक्षाविद हैं और आर्किटेक्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 1973 में आईआईटी खड़गपुर से बीआर्क ऑनर्स की डिग्री इन्होंने हासिल की और मध्य भारत में एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान इंदौर पब्लिक स्कूल और आईपीएस एकेडमी को स्थापित इनकी तरफ से किया गया, जो कि केजी से लेकर पीएचडी तक शिक्षण सेवाएं लगातार देते आ रहा है। व्यवसाय प्रबंध संस्थान को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एनआईआरएफ रैंकिंग ने भारत में टॉप रैंकिंग से नवाजा है और साथ ही ये इंजीनियरिंग का अकेला प्राइवेट संस्थान भी है। तो एक के बाद एक कई मुकाम हासिल किए गए हैं, जिसको मध्य प्रदेश में ऑटोनॉमस का दर्जा प्राप्त हुआ है और आपके द्वारा संचालित 17 कॉलेजों में 71 से ज्यादा हायर एजुकेशन कोर्सेज की शिक्षा प्रदान की जाती है और 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। और इसके साथ साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं चंचल सोनी जी को। चंचल सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप युवा एंटरप्रेन्योर हैं, एएमएक्स बायोफ्यूल के फाउंडर हैं और बहुत मुश्किल होता है कि जो आपकी पीढ़ियां करती आई हैं उस रवायत को तोड़ना। चंचल सोनी जी ने 4 साल पहले अपने पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ने की हिम्मत दिखाई और एक नई उभरती हुई इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। 5 टन की क्षमता वाली कंपनी से इन्होंने शुरुआत की और इस वक्त आप ये जानकर तालियां बजा सकते हैं कि वो 5 टन वाली क्षमता वाली कंपनी जो है वो 200 टन पर पहुंच गई है। बहुत बहुत स्वागत चंचल सोनी जी आपका। और अब एक और खास मेहमान से भी आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। दुबई से इस वक्त हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं, ज़ौ अली खान साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। डायरेक्टर हैं ट्राइटोरियन टेक प्राइवेट लिमिटेड के रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, जिसके जरिए इन्होंने बहुत ही एक नए आइडियाज के जरिए हेल्थ क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सही वक्त पर सही इलाज कैसे मरीजों को मिले, इसके लिए नया आइडिया इनोवेट किया गया। पेशेंट पर नजर रखने के लिए लखनऊ में इसका यूज भी किया गया। तो आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे इनके दिमाग में ये आइडिया आया और आगे क्या कुछ वो सोच रखते हैं। अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे आसिफ और शाबाश। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया राम, बहुत शुक्रिया दिव्या। और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में हैं। और जैसा हमने आपको बताया था कि जब हम बिल्डिंग न्यू इंडिया की बात करते हैं तो उसमें राजनीति तो है ही, लेकिन उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक यानी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और हेल्थ, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे हम खारिज नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते। तो कैसे हो सकता है कि इस सेक्टर के दिग्गजों से, हस्तियों से बात ना करें जब हम नए भारत, नव भारत की बात कर रहे हैं। इसीलिए चर्चा हर आयाम से, हर पहलू से, हर एंगल से हो। हमारे साथ ये 3 खास मेहमान हैं और इनसे हम जानेंगे, क्योंकि इन्होंने रोजगार सृजित किया है, हम इनसे जानेंगे कि वो युवा जो आज सुनना चाहता है उन कामयाब लोगों को जो अपने अपनी फील्ड में एक आइडल बने हैं, एक प्रेरणा बने हैं, कैसे वो इनसे सीख ले सकते हैं और क्या कामयाबियां हैं, क्या वो गुर हैं जो शायद आपको मोटी फीस अदा करके सीखने को मिले, लेकिन यहाँ आपको वो निःशुल्क, मुफ्त और एक एक्सपर्ट की राय मिलेगी। शाबाश। बेशक। जनाब ज़ौ अली खान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि इस वक्त आप बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए आपने जो है मेडिकल के अंदर काफ़ी अच्छा जो काम किया है। मैं एक चीज़ देख रहा था कि जब से हमने देखा है कि कोविड-19 के बाद से शायद कोई ही ऐसा शख्स होगा जो कि इससे मुतासिर ना हुआ हो। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आई हैं, लेकिन ऐसे दौर में कुछ लोग, कुछ ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है और उसमें आपका भी नाम आता है। जनाब ज़ौ अली खान साहब, यंग एंटरप्रेन्योर हैं आप और हेल्थ केयर के लिए आपने बहुत काम किए हैं। मैं ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखिए कि जब हम पहुँचते थे कोविड के दौर में तो कुछ अस्पतालों के अंदर कहीं भर्ती नहीं हो पाते थे लोग, मरीज़ों को काफ़ी दिक्कतों को, मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन आपके जहन में ऐसा क्या आया कि कोविड-19 के दौरान आपने कुछ ऐसे इनोवेशन किए जिसके बाद से पूरी दुनिया के अंदर आपकी जो चर्चा हो रही है? जी शुक्रिया बहुत बहुत फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड फॉर हैविंग मी हियर अमंगस्ट सच डिस्टिंग्विश्ड पीपल। मैं कोविड-19 आपके सवाल पे ही डायरेक्ट आता हूँ। तो कोविड-19 जब शुरू हुआ तो दुनिया भर से रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि पेशेंट्स की अचानक डिटोरिएशन होता है, अचानक हालत ख़राब होती है और तेज़ी से बिगड़ती जाती है और यहाँ तक कि
डेथ हो जाती है बहुत से केसेस में। तो इससे ये रियलाइज हुआ कि कोविड में ये जो अचानक कहा जा रहा है कि डिटोरिएशन हो रहा है, इसको डिटेक्ट करना जरूरी है, कब एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है पेशेंट्स की, कि लगातार हम एक एक डेटा पॉइंट, एक एक हेल्थ की जो वैल्यू होती है, वाइटल्स और इन्वेस्टिगेटिव पैरामीटर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, तो वो सारे के सारे वैल्यूज हम लगातार कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहेंगे, तो एग्जैक्टली हमें पता होगा कब पेशेंट की हालत बिगड़ना शुरू हो रही है, और उसके हिसाब से टाइमली तरीके से पेशेंट को मैनेज करा जा सकता है। पर्टिकुलरली यूजफुल इसलिए भी था क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड हम लोगों ने एंटिसिपेट करा कि बढ़ने वाला है हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर, कि एक साथ सारे पेशेंट्स की वाइटल्स या सारे पेशेंट्स की सारी हेल्थ कंडीशंस को कॉम्प्रिहेंड कर पाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि एक ऐसा डैशबोर्ड दिया जाए हॉस्पिटल्स को, जिससे सारे पेशेंट्स के सारे वाइटल्स एनालिसिस लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे होती रहे। वो डैशबोर्ड सबसे ऊपर पेशेंट जो सबसे क्रिटिकल है उसको रखे, और कलर कोडेड तरीके से डॉक्टर्स को आसानी से बता दे कि कौन से पेशेंट्स की कौन सी वैल्यूज डिरेंज्ड हैं। तो उसकी वजह से डॉक्टर्स ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते थे इमरजेंसीज, और उसको रिस्पॉन्ड कर लेते थे इन अ टाइमली मैनर। काफ़ी टाइम ये इमरजेंसीज बहुत प्रिवेंटेबल टाइप की भी होती थी, जैसे पेशेंट सो रहा है और उसका ऑक्सीजन मास्क जो लगाए हुए था करवट लेने पे हट गया, तो उसका SpO2 डिप करने लगेगा, और जब तक कोई देखेगा नहीं, चेक नहीं करेगा उसको, तब तक वापस वो मास्क नहीं लग पाएगा, और ऐसे पेशेंट सोते के सोते रह सकते हैं। तो हमारे डैशबोर्ड ने ऐसा काम किया। डैशबोर्ड हमने 2 कोविड L3 हॉस्पिटल्स में लगाया, लखनऊ के, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट, एंड दोनों जगह ही उनके कंट्रोल रूम में लगाया था, जहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स बैठते थे, और उन्हें एक बर्ड्स आई व्यू, एक ओवरव्यू मिल जाता था सारे पेशेंट्स का, कि किस पेशेंट की हालत कैसी चल रही है लाइव। बिकॉज उस डैशबोर्ड पे हर पेशेंट के ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और लेबोरेटरी के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं, उनकी लेटेस्ट वैल्यूज सारी अवेलेबल रहती थी इन अ कलर कोडेड साहब, मैनर। ये आपने बड़ी काम की बात बताई। आपने बताया कि कैसे अगर पेशेंट सो भी रहा है तो आपका सिस्टम जागता रहता है, और वो कहीं सो ना जाए, इसलिए वो आपका जागना ज़रूरी है। अभी तो आपकी मेडिकल ऐप और जो टेक्नोलॉजी वाली बात है उस पर मैं आऊँगा ज़ौल साहब। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है ज़ौल साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ होते तो 2 फ़ायदे होते। एक तो साहब नज़दीक से आपको देखते अच्छा लगता, और दूसरा ये कि दुबई में अभी 2 दिन पहले बड़ी करारी हार मिली साहब, तो आपको ज़रा दर्द हुआ होगा, आप वहाँ थे। यहाँ होते तो शायद ठीक है, हार तो हमें भी दर्द हुआ है, लेकिन आपको शायद वहाँ ज़्यादा दर्द हुआ होगा। हिंदुस्तान इनफैक्ट मेरी फैमिली गई भी थी देखने, तो बेचारे वो लोग और ज्यादा मायूस थे। नहीं, वही मैं कह रहा था आपसे। खैर साहब, आप वहाँ हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी आवाज़ आ रही है। मैं लौटता हूँ आपके पास। जी जरूर। अचल के चौधरी साहब हैं हमारे साथ, और जब हम बिल्डिंग न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग से मतलब सीधा मतलब है आर्किटेक्ट, नक्शा। अचल के चौधरी साहब हमारे पास बहुत तजुर्बेकार आर्किटेक्ट हैं। सर, मैं IPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का सवाल आपसे पूछूंगा। मैं पूछूंगा क्या कोर्सेज हैं। पहला सवाल तो मेरा यही है कि तजुर्बेकार आर्किटेक्ट के तौर पर जिस दिशा में, जिस रफ्तार के साथ देश विकास के पथ पे दौड़ रहा है, वो नींव सही है सर? दिशा सही है? वो वास्तु सब वो ठीक है, आपको लगता है? सर, बिना माइक की आवाज़ अच्छी नहीं पहुंचेगी सर। आपका प्रश्न बहुत जायज है, और मेरे विचार में तो देश बहुत सही दिशा में और सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि यदि हम देखें, आपने शिक्षा का नाम लिया, तो मैकाले के नाम से सब वाकिफ़ होंगे, और उनका जो एक वाक्य था कि यदि किसी देश को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो उसकी शिक्षा को वो करें। तो अभी जो एक चेंज आ रहा है, एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही, ये एक बहुत अच्छा कदम है जो इस देश को एक नई दिशा में ले जाएगा, एक नई रफ्तार देगा। एक सवाल इस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति, इसका जिक्र तो हर कोई करता है, फिक्र भी करता है। क्या वजह है अब तक शिक्षा पद्धति भारत की जरूरत के हिसाब से, भारत के छात्रों के मुताबिक तैयार नहीं हो पाई? क्या क्या अड़चने थी जिनकी वजह से नहीं हो पाया? और क्या अब जो नई शिक्षा पद्धति की बात हो रही है,
ये कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी फायदेमंद है आगे भारत के लिए, भारत के युवाओं के लिए, खासतौर पर रोजगार परक शिक्षा के तौर पर देखें तो? सर, एक तो इतने सालों की गुलामी, दूसरा क्या है कि ये जो शिक्षा पद्धति है बेसिकली ये जॉब ओरिएंटेड है। ये क्लरिकल लोगों को बना रही है या जो जॉब में विश्वास करते हैं। वास्तव में यहाँ का जो दिमाग है यदि हम देखें तो आज दिनांक को पूरा युवा जो है वो दूसरे को फॉलो करने में लगा हुआ है, खुद का कुछ नहीं कर रहा है, जबकि उनका ब्रेन इतना फर्टाइल है कि वो अपना खुद का नया इनोवेशंस कर सकता है। तो जो नई शिक्षा प्रणाली है ये आपको किसी एक चीज़ से बांधे नहीं रखेगी। आपकी मर्जी, यदि आप आर्ट्स में अच्छे और उसके साथ मैथ्स लेना है तो वो ले सकते हो। मतलब कॉम्बिनेशन जो है आपकी मर्जी से है, कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपकी टांग नहीं पकड़े रहेगा। ठीक है, आपने नौजवानों की बात की है, मैं नौजवानों के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन चंचल सोनी जी हैं हमारे साथ, और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी नौजवान चेहरे को देखते हैं तो मैं भी अपना आप में इस तरह से लगता है कि शायद हम भी ऐसे मकाम पर पहुँच जाए और उनसे एक तरगीब लेने की कोशिश करते ही इंस्पायर होते हैं। 4 साल पहले आपने एक पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ दिया और हिम्मत करते हुए इंदौर पहुँचे इंडस्ट्री। सवाल ये होता है कि आप जैसे लोग जब बढ़ते हैं आगे तो हम जैसे लोग मोटिवेट होते हैं, जो युवा हैं वो मोटिवेट होते हैं। क्या हम ये मान कर चले कि जो न्यू इंडिया है, जो नए भारत का निर्माण हो रहा है, आप जैसे नौजवानों के कंधों पर उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको कैसे हमें आगे लेके जाना है भारत के निर्माण में, और कैसे आपकी तरफ से योगदान हो सकता है? देखिए, भारत के बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर, नए आयाम के अंदर अगर एक अच्छे युवा वर्ग को अगर आगे बढ़ाया जाए, नए आइडियाज़ के साथ में काम किया जाए तो बहुत जल्दी हम एक नई तरक्की, नई राह के अंदर काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या, एक सोच और एक समझ को हमें आना होगा, एक बहुत सारी चीज़ों को हमको साथ में लेकर के चलना होगा। फाइनेंशियल सेक्टर को देखा हो, सिंगल विंडो प्रोग्रामिंग में काम करना होगा कि सारे क्लियरेंस 1 to 1 हो जाए, इधर उधर भागना नहीं पड़े। अभी आज की तारीख में अगर शासकीय और प्रशासन की तरफ से देखें, कहीं से वो कागज़ लाना है, कहीं से वो कागज़ लाना है, वो लाइसेंस लेना है तो वहाँ जाना होगा, और वो उस आधा तो वहीं परेशान हो जाता है। नया युवा वर्ग वहाँ आधे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही परेशान हो जाता है, तब वो कोशिश कर कर हार जाता है, फिर बोलता है कि यार मुझे इस इंडस्ट्री नहीं डालना, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मुझे कहीं ना कहीं जॉब कर लेना चाहिए। अगर हम हार ना माने और किसी चीज़ को अगर कंटिन्यू लगे रहें तो स्वाभाविक है आगे जाने के रास्ते तय हैं। ये जब अचल सर ने कहा कि युवा बहुत यहाँ पर प्रतिभावान हैं, युवाओं में टैलेंट है, तो 2 तो युवा आपके सामने बैठे हैं, एक चंचल साहब बैठे हैं, एक ज़ो अली खान साहब दुबई में बैठे हैं जो दुबई में डंका बजा रहे हैं, और चंचल साहब ईंधन प्रोवाइड कर रहे हैं देश के विकास के इंजन को। चंचल साहब, मेरा सवाल है आपसे, बायोडीजल की जब हम बात करते हैं या बायोफ्यूल की जब हम बात करते हैं तो हमें बस 2-3 टर्म पता है। हमें पता है जेट्रोफा, हमें पता है वो बायो प्लांट, उसके हम यूज़ करते हैं। AMX कैसे एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? और ये बड़े काम की बात है तब जबकि साहब पेट्रोल डीजल के तेल में आग लगी हुई है, साहब दाम में आग लगी, हर कोई पूछ रहा है। बिल्कुल। तो आपका तेल कितना सस्ता पड़ता है और आपका तेल जनता का तेल ना निकाले उस पर हमको कितनी राहत मिलती है, और तैयार कैसे होता है? देखिए, ये तैयार ऐसे होता है कि इसे यूज़ कुकिंग ऑयल, जितना भी वेस्ट ऑयल होता है, जो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है सिंगल डिप वेफर्स वगैरह जितने भी क्रंचेस आइटम बनाती हैं, वो सिंगल डिप प्रोग्रामिंग में काम करते हैं वो लोग। उसके बाद में उस ऑयल को वो फेंक देते हैं, या रेस्टोरेंट होते हैं वो अपना निकाल देते हैं। तो उस ऑयल को हम परचेस करते हैं, उससे हम हमारा बायोडीजल के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं और उसी से हम आगे ईंधन और सल्फ़र सारे कार्बन फ्री होने के बावजूद जब उसको फायर चीज़ों के अंदर लेकर के आते हैं तो उसमें इथेनॉल की एक प्रोसीडिंग चीज़ें होती हैं, उससे ग्लिसरॉल बाहर हो जाता है, चीज़ें बहुत सारी निकल जाती हैं। यूज़ कुकिंग ऑयल के अलावा सीड्स ऑयल जितने होते हैं, जो आप जो बोल रहे थे, जैसे रतनजोत, जेट्रोफा, करंज, ऐसे सीड्स जो जानवरों के और इंसानों के काम में नहीं आते, उन चीज़ों से तेल निकाल करके उसे बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे 38 टाइप के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे फीड स्टॉक्स हैं जिनका यूजेस इंडिया के अंदर बहुत है। आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी साहब कई बार बायो एविएशन फ्यूल के बारे में बात कर चुके हैं कि विदर्भ और मालवा निमाड़ की जो माटी है वहाँ के अंदर जो pH लेवल है वो 6 से 7% का है। आप देखते हैं, सीतारमण जी ने पिछली बार भी कहा कि अभी 2 महीने पहले उन्होंने संसद में बिल्कुल क्लियर किया आपके दिल्ली में कि अब पेट्रोल दाम के बहाव बिल्कुल भूल जाइए आप। तो स्वाभाविक है कि हमें देश के अंदर बने हुए बायोडीजल के अंदर ही आना होगा और कहीं ना कहीं बायो इथेनॉल, बायो डीजल, बायो पेट्रोल, इन सब चीज़ों में ही जाना होगा। गडकरी साहब ने अभी 10 दिन पहले कहा
कि मैं 1 साल के अंदर पेट्रोल डीजल के भाव भुला दूंगा आपको। हमारे इंदौर में ही हुए थे। अब आप सोचिए कि जब वो 1-1.5 साल के अंदर जब इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे साथ में कि हम डॉलर का रेट कहाँ जा रहा है, इतना क्रूड ऑयल मिल नहीं रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही है, प्रोसेसिंग ऑयल यूनिट जा रही हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, मैन पावर्स कम हो रही है, तो स्वाभाविक रेट बढ़ना तय है, ये नीचे नहीं आ सकते रेट। तो अगर उस जगह अगर बायोडीजल एक बेहतरीन विकल्प है जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा हो। 34,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है साहब। आप उठा के देखिए कितना युवा वर्ग, एक आदमी अगर समझने लगेगा उसे, तो मेरे नज़रिए में ऐसा है कि हर आदमी के पॉकेट में पैसा बड़ा होगा अगर इसको एक व्यवस्थित रूप से अगर ले लिया जाए तो। ठीक है। एक सिंगल विंडो सिस्टम की बात भी कई मरतबा होती है और उसको लेकर कई बार ये कहा जाता है कि जब कोई नया एंटरप्रेन्योर आता है मार्केट के अंदर और या फिर नौजवान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसमें तमाम तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या ये मान कर चला जाए, आपकी क्या सरकार से मांग है या आप डिमांड करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा जो है आगे बढ़ाया जा सके? बिल्कुल सर, एक ऐसा डिपार्टमेंट तैयार किया जाना चाहिए कि जब भी कोई फ्रेश आउट होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग करके आता हो, IIT से आता हो, चाहे कहीं से भी आता हो, वो किसी भी सेक्टर में जाना चाहता हो, जब उसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी होती है या किसी चीज़ होती है, तो वहाँ ज़रूरत के जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो जो भी इंडस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंटेशन या लाइसेंस की प्रक्रिया हो, चाहे वो एक्सप्लोजिव हो, चाहे एनीवन, तो उसे एक ही जगह पे सिंगल विंडो के तहत उसको एप्लीकेशन कर देना चाहिए और वहाँ से रिक्वायर्ड होकर के सारे डॉक्यूमेंटेशन उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो एक इंडस्ट्री लगाने के लिए तुरंत रूप से महीने 2 महीने में तैयार हो जाए। अभी आपने देखा कमल पटेल साहब बोल रहे थे कि हमने कैंटीन्स की प्रक्रिया शुरू की किसानों को लेकर के कि किसान बार बार मरता जा रहा है, हर चीज़ में परेशान हो रहा है, शहर में नहीं जा सकता, वो परेशान होता रहता है। तो इसी तरीके से आज किसान से ज़्यादा आम इंसान है जो डीजल पेट्रोल का यूज़ करते हैं। आज अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज हमारे जो प्रधानमंत्री की अगर कुर्सी की अगर तीसरी टांग अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फ्यूल पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। अगर आज उससे जितना भी इकोनॉमी जनरेट होता है अगर बंद कर दिया जाए, कुछ हो जाएगा, तो आज देखिए उसकी न्यू हिल जाएगी आज। ठीक, मैं आपके पास चंचल जी आता हूँ। देखिए, इतनी तेज तो कोई भी सुपर जेट, कोई सुपरसोनिक आपको दुबई नहीं ले जा पाएगा जितनी तेज मैं आपको दुबई ले जा रहा हूँ। ज़वाली खान साहब है हमारे साथ दुबई से। ज़वा साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। सर, वो लोग जो तकनीक को बहुत नहीं जानते हैं, जिनके लिए तकनीक उनके स्मार्टफोन तक सीमित है, उनको आप कैसे समझाएंगे कि ये RMD क्या है और RMD मेडिकल फील्ड में पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को और पेशेंट्स के तीमारदारों को कैसे हेल्प कर सकता है? जी, तो RMD स्टैंड्स फॉर रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। आइडिया ये है कि एक स्क्रीन पे आपको सारे पेशेंट्स की सारी डिटेल्स मिल जाएं। मतलब ऑफ कोर्स सारी नहीं मिल सकती, लेकिन उनकी मेन डिटेल्स मिल जाएं सारी जितनी हैं, जिसमें उनके वाइटल्स हैं, यानी कि जो चीज़ें डॉक्टर्स मेजर करते हैं। जैसे आपका अब हर कोई जानता है ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2, जो कि बताता है कि जानते थे, आप जानने लगे हैं सर, वो सबके पास है घर में आजकल। तो वो सब जानते हैं, टेम्परेचर सब जानते हैं, हार्ट रेट जानते हैं, पल्स रेट जानते हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं पेशेंट्स के, और उसके अलावा ब्लड की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे क्रेटिनिन, यूरिया, लिवर फंक्शन टेस्ट वाले एंजाइम्स होते हैं, और उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीज़ें, तो वो सारे होते हैं सब न्यूमेरिकल वैल्यूज़। उन सारे नंबर्स को, वैल्यूज़ को एक जगह पे, एक स्क्रीन पे हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि पेशेंट्स का आपस में कंपैरिजन एक तरह से हो पाता है कि कौन से पेशेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कौन सा पेशेंट ज़्यादा सीरियस है। तो पूरे डैशबोर्ड पे हमारे सारे पेशेंट, जितने भी हॉस्पिटल के जितने पेशेंट्स हैं, वो लिस्टेड होते हैं, एंड डैशबोर्ड लगातार उनके डेटा को खंगाल रहा होता है, लगातार एनालाइज कर रहा होता है, और उस डेटा के हिसाब से उन पेशेंट्स में से जो सबसे क्रिटिकल होते हैं उनको सबसे ऊपर पहुंचा देता है ऑन द लिस्ट। तो इस वजह से डॉक्टर के लिए, या इवन टेक्नीशियन हो, नर्स हो, जो कंट्रोल रूम में बैठा है, या इवन एडमिनिस्ट्रेटर्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं,
उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है कि उनको एट अ ग्लांस दिख जाता है कि कौन से पेशेंट को रिक्वायरमेंट अभी है फॉर अर्जेंट केयर या अर्जेंट अटेंशन। बेशक ज़ौहर खान साहब आपने बहुत अच्छे ये कहा है, और जाहिर सी बात है कि जो आप बातें कर रहे हैं, और आसिफ साहब आपको बराह रास्त एक बार फिर से जोड़ लेंगे, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। अचल के चौधरी साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्योंकि छात्रों की बात हो रही है और हमने कोविड के अंदर देखा है कि जिस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा साइडलाइन हो गया था, ऑनलाइन हम लोगों ने पढ़ाई शुरू कराई है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। एक बार फिर से कोविड के बाद से हालात थोड़े नॉर्मल होते नज़र आए हैं, कुछ जगह पर क्लासेस भी ओपन हो गई है, बट सवाल ये है कि कुछ जगह पर ऐसी भी चीज़ें हमने देख पा रहे हैं कि कोविड के बाद से जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी परेशान हाल है। उनको पढ़ाई के लिए कैसे हमको आगे लेकर आना होगा, आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि छात्र ही राष्ट्र के निर्माण की नींव होती है। दो बात है, मेरे कुछ कॉलेज रूरल एरिया में भी हैं। अब रूरल एरिया में टेक्नोलॉजी की जहाँ प्रॉब्लम तो उतनी ज़्यादा नहीं रही। सुन रहे हैं चंचल जी को, तो चंचल जी ने तमाम चीज़ें बता दी। एक चीज़ मेरे तजुर्बे से सीखिए, जो मैं अभी ध्यान से सुन रहा था, भविष्य की नीड को समझिए कि भविष्य में ज़रूरत किस चीज़ की है, और सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर आपने ये समझ लिया और वो सबसे यूनिक और इनोवेटिव हो गया, जैसा अचल सर ने बताया, तो बस आपकी चांदी चलेगी, आपका सिक्का चलेगा। यही अचल जी भी और चंचल जी भी कहना चाह रहे थे। ज़ौहर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दुबई से ज़ौहर खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। अचल जी, चंचल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।